अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे सेरिबेलम का टॉपिक। सबसे पहले हम एनाटमी को देखेंगे, उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी को, उसके बाद कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स होंगी वो हम देख लेंगे। नोट्स देख लेते हैं। अच्छा, सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। अब ये लिटिल ब्रेन क्यों कहते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, बस आप याद रखिएगा। लिटिल ब्रेन भी कहते हैं छोटा दिमाग, ठीक है। अच्छा, सेरिबेलम इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन लाइज इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अच्छा, ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है, ठीक है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है बिहाइंड ब्रेन स्टेम एंड इट हेल्प्स इन मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, पोस्चर बैलेंस में और टोन में, ठीक है। अच्छा, ये ब्रेन का पार्ट है जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है। अच्छा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में भी ब्रेन स्टेम के पीछे जो एक पार्ट होता है ब्रेन का उसको कहते हैं सेरिबेलम। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने लेबल किया हुआ है, ये ब्रेन सेरिबेलम है और इसके आगे जो है फोर्थ वेंट्रिकल है और इसके आगे ब्रेन स्टेम है, ठीक है। ये फोरामेन मेजेंटी से ये नीचे आ रहा है ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब हम पिक्चर्स दिखा देता हूँ। अच्छा, ये है ब्रेन का पार्ट जिसको सेरिब्रम कहते हैं। उसके बाद है मिड ब्रेन पोन्स मेडुला, ये ब्रेन स्टेम है। अच्छा, ब्रेन स्टेम के पीछे जो ये पार्ट है इसको कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है। ये सेरिबेलम है, ठीक है। इसके ये क्रेनियल फोसा के अंदर होता है जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लाई करता है, ठीक है। दूसरी पिक्चर हम देख लेते हैं। ये देखें, पिक्चर है जो कि ब्रेन स्टेम के पीछे है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अच्छा, इट हेल्प्स इन मसल कोऑर्डिनेशन, पोस्चर बैलेंस एंड टोन। बेसिकली सेरिबेलम के तो काफ़ी सारे फंक्शन हैं। मेजर ऑफ द टाइम अगर कोई आपसे पूछे कोई 3 ऐसे फंक्शन बताओ सेरिबेलम के, तो वो क्या होते हैं? मसल कोऑर्डिनेशन। अब मसल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? जैसे हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक जो है पाँव उठा रहे हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, कुछ मसल जो है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कुछ रिलैक्स हो रही हैं। जो दूसरी टांग है उसकी जो है मसल रिलैक्स हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये एक मसल्स के बीच में पूरा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। मतलब मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। एक पाँव ज़मीन पे रखना है तो दूसरा उठाना है, दूसरा ज़मीन पे रखना है पहला वाला उठाना है। ये क्या है? पूरा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। इसको दूसरा पोस्चर बैलेंस। अच्छा, जो ट्रंक वाली जो मसल्स होती हैं उनका भी कोऑर्डिनेशन होता है जो कि हेल्प करती हैं पोस्चर और बैलेंस में। उनका टोन भी मेंटेन करता है कौन? सेरिबेलम, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अच्छा, हम अभी क्या एनाटमी पढ़ते हैं। बेसिकली सेरिबेलम के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वर्मिस पार्ट, दूसरा होता है पेरावर्मिस जिसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं, उसके बाद होता है सेरिबेलर हेमिस्फीयर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये पीछे से इन्होंने पिक्चर ली हुई है, आगे इसकी ब्रेन स्टेम है। ये बीच वाला जो पार्ट है जो ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। बेसिकली दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर ज्वाइन होती हैं किससे? वर्मिस से, ठीक है। इसको कहते हैं वर्मिस। अच्छा, वर्मिस से थोड़ा सा हम साइड में आएंगे, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट जोन या पेरावर्मिस जोन। उसके बाद आएगा दोनों साइड पे उसके बाद आएगा सेरिबेलर हेमिस्फेयर, ठीक है। ये होता है सेरिबेलम का स्ट्रक्चर। मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके बेसिकल 3 लोब होते हैं। अच्छा, 3 जो थे पार्ट्स थे, वर्मिस पार्ट, पेरावर्मिस पार्ट या इंटरमीडिएट और सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये इसके 3 पार्ट्स थे। और इसके बाद इसके 3 लोब्स होते हैं। इसके लोब्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं फिशर से। अब देखें, ये प्राइमरी फिशर है, यहाँ पे एक फिशर है, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को, ठीक है। उसके बाद होता है पोस्टीरियो लेटरल फिशर, ठीक है। ये यहाँ पे पोस्टीरियो लेटरल, यहाँ पे जो इन्होंने लेबल किया हुआ है ये होता है फ्लोकुलो नोडुलर लोब, ठीक है। ये 3 इसके लोब्स होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। 3 पार्ट्स हैं, वर्मिस, पेरावर्मिस, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिबेलर हेमिस्फेयर, और 3 इसके लोब्स हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और फ्लोकुलो नोडुलर, ठीक है।
उसके बाद आती है ये वही पिक्चर है, ये उसका एंटीरियर पार्ट है, ये उसका एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब और फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसमें। कलर अलग से दिखाया गया है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे भी वही पार्ट है, एक है प्राइमरी एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर जो है ये इन्होंने काट के दिखाई हुई है, ठीक है। बेसिकली ये हम बाहर से भी देख रहे थे, वर्मिस इंटरमीडिएट जोन और सेरिबुलर हेमिस्फेयर, ये इन्होंने काट के दिखाई है सेरिबेलम को। सबसे बीच में आता है ये ऊपर वाला, देखें एंटीरियर लोब है, उसके बीच वाला पोस्टीरियर लोब, उसके जो नीचे है ये बिल्कुल अलग से पड़ा हुआ है, नीचे बिल्कुल नीचे ये है फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब। अच्छा, इनके बीच में जो पार्ट होता है इनको कहते हैं वर्मिस पार्ट। उसके साइड में जो इन्होंने लाइनें भी दिखाई हुई हैं, बेसिकली ये सेरिबेलर हेमिस्फेयर में आता है, पर इसको हमने अलग इस वजह से किया है क्योंकि इसका फंक्शन अलग होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने अलग किया हुआ है। तो एक होता है वर्मिस पार्ट, उसके बाद इंटरमीडिएट या पेरावर्मल पार्ट, उसके बाद सेरिबेलर हेमिस्फेयर, ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसमें कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। ये देखें मीडियन टू, ये देखें वर्मिस पार्ट है, ठीक है, वर्मिस से। अच्छा, ये मतलब लेटरल पार्ट हुआ सेरिबेलर हेमिस्फेयर का। इसमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, 4 न्यूक्लियाई होते हैं। सबसे जो लेटरल वाला होता है उसको कहते हैं डेंटेट न्यूक्लियाई। ये देखें डेंटेट न्यूक्लियाई इन्होंने लेबल भी किया हुआ है, ये होता है डेंटेट न्यूक्लियाई। उसके बाद होता है एम्बोलीफार्म, ये है एम्बोलीफार्म। उसके बाद है ग्लोबोस न्यूक्लियस, ठीक है, ये ग्लोबोस न्यूक्लियस। उसके बाद बिल्कुल जो वर्मिस में पड़ा हुआ है ये होता है फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का निमोनिक भी लिखा हुआ है हमारे फर्स्ट एड में, डोंट ईट ग्रीजी फूड। लेटरल से हम मीडियल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेटरल से मीडियल की तरफ जा रहे हैं, और डोंट ईट ग्रीजी फूड। डी से आता है डेंटेट न्यूक्लियस, ई से आता है एम्बोलीफार्म न्यूक्लियस, जी से आता है ग्लोबोस न्यूक्लियस, एफ से आता है फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ठीक है। ये मैं आपको एनाटमी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद पूरे हम फंक्शन वाइज देखेंगे, ठीक है, मैं आपको नोट से पढ़ा लूँगा, ठीक है। इसके कुछ पोडेंकल्स होते हैं, जाहिर सी बात है इसके पास फाइबर्स आते हैं, इससे फाइबर्स निकलते भी हैं, ठीक है। ये इसका जो मिड ब्रेन वाले पार्ट में जो इसकी पोडेंकल होता है उसको कहते हैं सुपीरियर पोडेंकल। उसके बाद जो पोन्स वाले पार्ट में होता है उसको कहते हैं मिडिल पोडेंकल, और जो मेडुला वाले पार्ट में होता है उसको कहते हैं इन्फीरियर पोडेंकल, ठीक है। इसमें से फाइबर आते हैं, फाइबर जाते हैं। अब कौन कौन से पोडेंकल से फाइबर आते हैं मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। ये देखें, ये भी इसको पोडेंकल के हिसाब से दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये समझा दूंगा। अच्छा, सेरिबेलम इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन लाइज इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट है जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लाई करता है, बिहाइंड ब्रेन स्टेम के पीछे। इट हेल्प्स इन मसल कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस एंड टोन। इसकी एनाटॉमिकल 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्मिस पार्ट, दूसरा होता है पेरावर्मिस या इंटरमीडिएट जोन, और तीसरा होता है सेरिबेलर हेमिस्फेयर। अच्छा, इसका होमनक्यूलस होता है। बेसिकली जो वर्मिस वाला पार्ट होता है वो ट्रंक, जो मिड लाइन एक्सियल स्केलेटन है उसको जो है कंट्रोल करता है, और पेरावर्मिस वाला पार्ट होता है वो लिम्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेटरली हम जाएंगे तो पेरावर्मिस आएगा, लेटरल वाला पार्ट मतलब लिम्स को कंट्रोल करेगा। बाकी जो सेरिबेलर हेमिस्फेयर है वो प्लानिंग के लिए, कोई मतलब इस तरह की प्लानिंग वगैरह के लिए ये वो होता है, इसका फंक्शन होता है, ठीक है। अगर हम लोब्स में डिवाइड करेंगे तो इसके होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब, उसके बाद होता है पोस्टीरियर लोब, उसके बाद होता है फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब। मैंने आपको दिखा दी थी ये पिक्चर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एनाटॉमिकल डिवीजन इसकी। फंक्शनली फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम फंक्शन के हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है
वेस्टिबुलो सेरिबेलम। अब वेस्टिबुलो सेरिबेलम इस वजह से इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड होती है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। अच्छा, इसके साथ वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कनेक्टेड है, मतलब ये बैलेंस के साथ जो है इसका फंक्शन है, बैलेंस करवाता है, फ्लोक्युलो नोडुलर लोब। उसके बाद आई मूवमेंट्स भी इससे कंट्रोल होती हैं, ठीक है। मतलब वेस्टिबुलो सेरिबेलम हम फंक्शनली इसको नाम दिया है जो कि होता है फ्लोक्युलो नोडुलर लोब, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन होता है बैलेंस और आई मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्पाइनोसेरिबेलम। स्पाइनोसेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली स्पाइनोसेरिबेलम में एक होता है वर्मिस पार्ट आता है, दूसरा पेरावर्मिस या इंटरमीडिएट पार्ट आता है, ठीक है। उसका फंक्शन होता है पोस्चर में, गेट में, लिम्स की मूवमेंट में, ठीक है। इसका स्पाइनोसेरिबेलम का पार्ट होता है। अब रह गया लेटरल हेमिस्फेयर, लेटरल सेरिबेलर हेमिस्फेयर, उसको कहते हैं सेरिब्रो सेरिबेलम, ठीक है। उसका मतलब प्लानिंग के साथ कोई स्किल मूवमेंट होती है, इस तरह की मूवमेंट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अच्छा, इसके पास कुछ जाहिर सी बात है फाइबर्स आते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो होता है मतलब इस स्पाइनल कॉर्ड से पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है कंटिन्यूसली। स्पाइनल कॉर्ड से भी इसको फाइबर आ रहे होते हैं कि मतलब स्पाइनल कॉर्ड में हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारी मसल्स हैं, कितना उसका टोन है, कौन सी इसकी पोजीशन में पड़े हुए हैं, ये पूरा इनके पास वैसे तो थैलेमस की तरफ भी जाते हैं, पर इस सेरिबेलम के पास भी इसके फाइबर्स आते हैं, ठीक है। मतलब सेरिबेलम को इस वजह से इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं क्योंकि पूरी बॉडी का इसको पता होता है, ठीक है, कि मेरा जॉइंट कोई कितने टोन में है, कौन सी पोजीशन में है, कौन सी जगह पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसको पता होती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली अगर हम कोई भी पोजीशन चेंज करने का सोचें, अगर मेरी पेन मतलब टेबल पे पड़ी हुई है, अब अगर मैं उसको उठाने का सोचूं तो पहले एक मेरे ब्रेन में एक ख्याल जनरेट होगा, एक इम्पल्स जनरेट होगा, ठीक है। वो इम्पल्स जाएगा कहाँ? वो जाएगा सेरिबेलम की तरफ, बेसल गैंग्लिया की तरफ, उनसे कंसल्ट करेगा। अगर सेरिबेलम के पास आएगा तो वो डिसाइड करेगा पेन जो है वो मुझसे कितनी दूर पड़ी हुई है। अब मुझे जो है कितना जो है उसको उठाने के लिए कौन सा लिम्ब इस्तेमाल करना चाहिए, राइट लिम्ब, लेफ़्ट लिम्ब, ठीक है। ये पूरा मतलब डिस्टेंस कैलकुलेशन पूरा मतलब ये हिसाब लगाता है, ठीक है। उस हिसाब से फिर सिग्नल वापस भेजता है सेरिब्रम की तरफ, ठीक है। उसको बताता है इतना दूर है, तुम्हें ये जो है मसल इस्तेमाल करनी चाहिए, ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से फिर सेरिब्रम जो है वापस मसल की तरफ सिग्नल भेजेगा और जो है कोई भी मूवमेंट परफॉर्म होगी। मैं आपको पिक्चर से दिखा देता हूँ। ये देखें स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यूसली इसके पास ये ओलिवरी की सूरत में, वैसे स्पाइनल कॉर्ड से भी आती हैं, ओलिवरी के न्यूक्लियस से भी आ रही हैं, ये उसके पास आ रही हैं सेरिबेलम के पास। उसको बता रही हैं कि कौन सी जो जॉइंट है किस सूरत में है, कौन सा टेंशन है, कौन से पोस्चर में है, ठीक है, कितनी एक्सटेंशन है, कोई अगर सामने ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो कितना दूर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब उसको पता है, सेरिबेलम को पता है। अब अगर कोई ख्याल जनरेट हो हमारी बॉडी में, ये देखें स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं प्रोप्रियोसेप्टर इंफॉर्मेशन सारी मतलब उसके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई इन्फीरियर पोटेंशियल के थ्रू वो फाइबर्स आते हैं, मतलब अगर कोई ख्याल जनरेट हो हमारे ब्रेन में तो ये फाइबर्स आते हैं कोर्टिकोपोन्टाइन की तरफ, पोन्टाइन न्यूक्लियस से फिर अंदर जाएंगे सेरिबेलम की तरफ। उसको बताएंगे हम अभी सोच रहे हैं कि वो जो सामने पेन पड़ी हुई है वो हम उठाएं, ठीक है। तब वो सेरिबेलम जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है उसको इंटरप्रेट करेगा। अब वो
इंटरप्रेट करके वो डीप न्यूक्लियाई की सूरत में आउटपुट फाइबर भेजेगा बाहर, ठीक है। आउटपुट फाइबर भेजेगा कहाँ, थैलेमस की तरफ, रेड न्यूक्लियस की तरफ, उसके बाद अल्टीमेटली सेरिब्रम की तरफ, ठीक है। अब सेरिब्रम को पता चलेगा कि सेरिब्लम ने मुझे ये कहा है इतना हमें एक्सटेंशन करना है, इतना फ्लेक्शन करनी है, कोई पेन उठाने के लिए, कोई मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से वो वापस से फाइबर भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड से जाएंगे मसल की तरफ, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है। डीप न्यूक्लियाई से आउटपुट फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, तो फंक्शनली डिवीजन मैंने बता दिया आपको, एक फंक्शन का ओवरव्यू भी मैंने आपको दे दिया। डीप न्यूक्लियस का किस तरह इसका आउटपुट स्टेशन इसको क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इससे आउटपुट जो फाइबर्स होते हैं वो निकलते हैं। जैसे डेंटेट न्यूक्लियस, इसको मतलब कंबाइंडली डीप न्यूक्लियस ही हम कहते हैं। लेटरली अगर आएंगे तो लेटरल साइड होगा डेंटेट न्यूक्लियस, उसके बाद आएगा एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, उसके बाद आएगा ग्लोबोस न्यूक्लियस, उसके बाद आएगा फेस्टिजियल न्यूक्लियस। मैंने आपको निमोनिक भी बताया, डोंट ईट ग्रीजी फूड, ठीक है। अच्छा, पोडंकल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। बेसिकली जो पोडंकल्स के थ्रू कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर आते हैं या इनर ईयर से भी इसके पास आते हैं, ठीक है, वो इंटर होते हैं। वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो इंटर होती है थ्रू इन्फीरियर पोडंकल। वो सारी मतलब आप जैसे देखें वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व इंफॉर्मेशन लेकर आती है कि मतलब कोई कौन सा मतलब पोजीशन में है, कौन सी पोजीशन में बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से थ्रू स्पाइनोसेरिबुलर, क्यूनियोसेरिबुलर, ओलिवोसेरिबुलर ये फाइबर्स आते हैं। वेस्टिबुलो सेरिबुलर के थ्रू तो वेस्टिबुलो कोक्लियर न्यूक्लियस की तरफ आते हैं। तो ये ट्रैक्ट होते हैं, इनके थ्रू आती हैं स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर्स आती हैं जो होती हैं सेरिबेलम की तरफ, ठीक है। मतलब कि इनर ईयर और स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम के तरफ जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो इंटर होती है इन्फीरियर पोडंकल के थ्रू, ठीक है। वो मतलब इस वजह से इसको लिटिल ब्रेन कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास ब्रेन के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, हमारी लिम्ब किस मूवमेंट में है, कौन सी टेंशन है वहाँ पे, ठीक है, कौन सी पोजीशन है, ठीक है। तो ये इन्फीरियर पोडंकल के थ्रू फाइबर्स होते हैं इंटर। अब मिडल पोडंकल में किस तरह फाइबर जाते हैं। मिडल पोडंकल में भी इनपुट फाइबर आते हैं। जैसे अगर कोई हम प्लानिंग का सोच रहे हैं तो सेरिबेलम सबसे पहले कंसल्ट करेगा बेसल गैंग्लिया से और सेरिबेलम से। अब सेरिबेलम से कैसे कंसल्ट करेगा, सबसे पहले वो भेजेगा पोंटाइन न्यूक्लियस की तरफ फाइबर, और पोंटाइन न्यूक्लियस से जाएंगे अंदर सेरिबेलम की तरफ। सेरिबेलम को कहेंगे कि हम ये मूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। वो फाइबर इंटर होती हैं मिडल पोडंकल के थ्रू, ठीक है। ये एप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो न्यूक्लियस जो सेरिबेलम में पूरी इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड करके सुपीरियर पोडंकल के थ्रू आउटपुट फाइबर भेजेगा। अब सुपीरियर पोडंकल के थ्रू आउटपुट फाइबर तो भेजेगा, वो स्टार्ट कहाँ से होंगी फाइबर्स, वो डीप न्यूक्लियाई से स्टार्ट होंगी। अच्छा, वो फाइबर जाएंगी थैलेमस की तरफ, थैलेमस या रेड न्यूक्लियस की तरफ, और उन न्यूक्लियस से जाएंगी सेरिबेलम की तरफ, सेरिबेलम की तरफ। सेरिबेलम से वापस आएंगी स्पाइनल कॉर्ड से मसल की तरफ, तो मूवमेंट परफॉर्म होगी, ठीक है। ये इसका समरी है, ये देखें मिडल पोडंकल के थ्रू और इन्फीरियर पोडंकल के थ्रू। इन्फीरियर पोडंकल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और इनर ईयर से इंफॉर्मेशन आएगी। मिडल पोडंकल के थ्रू सेरिबेलम से कंसल्टेशन आएगी और सेरिबेलम के पास आएगी, और सुपीरियर पोडंकल के थ्रू आउटपुट फाइबर निकलेंगे, ठीक है। ये है। उसके बाद ये एक इनका वो होता है, सर्किट होता है, जैसे प्लानिंग कंक्लूजन होती है ना, ये इनका पूरा सर्किट होता है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये इनका सर्किट होता है। ये देखें, मोजी फाइबर आती हैं, दूसरा क्लाइंबिंग फाइबर आती हैं,
ठीक है, वो सबसे पहले डीप न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करेंगी, उसके पास फाइबर जाएंगी, फिर अंदर जाएंगी ये पैरेलल फाइबर, सेटेलाइट सेल, बास्केट सेल, परकिंजी सेल, ग्रेनुलेट सेल, गोल्जी सेल, ये पूरे मतलब फाइबर्स होते हैं, उनका पूरा सर्किट जनरेट होता है। कोई स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर रहा है, कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर रहा है, और अल्टीमेटली मतलब कंक्लूजन होके ये डीप न्यूक्लियाई से वापस फाइबर निकलेंगी सुपीरियर पोटेंशियल के थ्रू। ये जो है सर्किट हमने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल है वैसे, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। तो इस तरह आउटपुट फाइबर निकलती हैं। अब इनके जैसे जैसे अंदर जाएंगी, इनकी जो होती हैं 3 लेयर्स होती हैं सेरिबेलम की। सबसे बाहर वाली जो होती है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर लेयर, उसके बाद जो आएगी परकिंजी सेल लेयर, उसके बाद जो आएगी ग्रेन्युलर सेल लेयर, ठीक है, यही लिखा हुआ है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर लेयर, उसके बाद आएगी परकिंजी सेल लेयर, उसके बाद आएगी ग्रेन्युलर सेल लेयर, ठीक है। ये होती हैं लेयर्स, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है सर्किट और लेयर्स के लिए। बाकी फिजियोलॉजी आप याद रखें, थोड़ी सी एनाटमी आप याद रखें, फर्स्ट एड में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजिकली मैंने आपको ये बता दिया है, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आएगी सेरिबेलम की तरफ, ठीक है। उसके वो बताएगी कौन सा जॉइंट कहाँ पे है, कौन सा हैंड कहाँ पे है। अब देखिए, आप इमेजिन करें, आप अपनी आंखें बंद कर लें, ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कर लें, दोनों आप अपने सामने रख लें। अब 2 उंगलियां सामने रखें हाथों की, उनको एक दूसरे से टच करें, ठीक है। टच करें नहीं, आपने तो देखा ही नहीं, ठीक है, वो टच कैसे हो रही हैं, ठीक है। आप क्योंकि सेरिबेलम के पास जो है होती है पूरी इन्फॉर्मेशन जा रही है कि वो जो है उसको कौन सा जॉइंट कहाँ पे है, कौन सा इसका पार्ट कहाँ पे है बॉडी का, वो उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है इस इन्फीरियर पोटेंशियल के थ्रू। अब हमने एक ख्याल जनरेट किया हमारे सेरिब्रम ने उससे कहा कि सेरिबेलम से, तो हमने जो है दोनों फिंगर को एक दूसरे से टच करवाना है, ठीक है। तो उससे आउटपुट फाइबर निकले और सुपीरियर पोटेंशियल के थ्रू सेरिब्रम की तरफ उसको बताया कि इतना डिस्टेंस से आप इस तरह जो है मूवमेंट करो। तो हमने जो है इस तरह मसल के पास जो है आउटपुट फाइबर आए, उनको बताया कि इतना मूवमेंट करो, तो वो आपस में जो है ज्वाइन हुई, ठीक है। तो इस तरह होता है, आउटपुट फाइबर निकलते हैं डीप न्यूक्लियाई की से थैलेमस की तरफ, थैलेमस से वापस आएंगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, ठीक है। आप समझ गए, एक तो मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन हो रही है, और दूसरा पोस्चर एंड टोन का मेंटेन हो रहा है, और दूसरा करेक्ट एरर इन रियल टाइम, ठीक है। ये आप इस तरह समझ लें। जैसे आउटपुट फाइबर तो निकले जो है सेरिब्रम की तरफ, ठीक है। सेरिब्रम ने जो है अपनी मसल्स को बताया कि इतना मूवमेंट करो। अब खुदा न खास्ता मतलब कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सा आप टच करके देखें, थोड़ा उंगलियां जो है थोड़ी सी साइड में जा रही थी, फिर सेरिब्रम एक्चुअल जो है उसके पास इंफॉर्मेशन जा रही है कि कौन सा जॉइंट कहाँ पे, तो हमने उसी टाइम करेक्ट करके वो दोनों उंगलियां साथ में रख ली, ठीक है। तो ये एरर जो है कैलकुलेट करता है और उसको करेक्ट करता है सेरिब्रम, ठीक है। ये इसका पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब आप देख लें, जो सेरिब्रम था वो कॉन्ट्रालेटरल बॉडी को जो कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, पर सेरिबेलम जो है इप्सिलेटरल बॉडी को कंट्रोल करता है। ये कैसे करता है? अब इसके पास जो है इनपुट फाइबर आते हैं जो इन्फीरियर पोटेंशियल के थ्रू आते हैं, ठीक है। वो तो इप्सिलेटरल साइड से आते हैं, जैसे प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन आ रही थी स्पाइनल कॉर्ड से, या वेस्टिबुलर इंफॉर्मेशन आ रही थी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व से। उनकी कोई क्रॉसिंग नहीं होती, वो डायरेक्ट जिस साइड से आती हैं उसी साइड से इन्फीरियर पोटेंशियल के थ्रू सेरिब्रम के पास चली गई। देखें, बॉडी से जो है स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर आए
और जो है इनर ईयर से वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के थ्रू फाइबर आए, दोनों चले गए सेरिबेलम की तरफ इंफीरियर पोडंकल के थ्रू, ठीक है। अब वो जो है उनकी कोई क्रॉसिंग नहीं हुई, ठीक है, तो वो इप्सिलेटरल की बॉडी कोई मतलब फंक्शन कर रही हैं। अब जो आउटपुट फाइबर निकलती हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इनपुट जो सेरिब्रम से आती हैं, ये आप देख लें, ये देखें हमने यहाँ पे जो कोई भी हमें ख्याल जनरेट किया कि हमें ये मूवमेंट करनी है, तो यहाँ से फाइबर गए कॉन्ट्रालेटरल साइड से गए इंफीरियर पोडंकल मिडल पोडंकल के थ्रू सेरिबेलम की तरफ, ठीक है, सेरिबेलम की तरफ फाइबर गए। अब सेरिबेलम से डीप न्यूक्लियाई के थ्रू वापस से फाइबर निकले सुपीरियर पोडंकल के थ्रू वापस आए सेरिबेलम की तरफ। अब ये देखें राइट साइड जो सेरिबेलम का है, राइट साइड सेरिबेलम का वो लेफ़्ट साइड कॉर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं उसके फाइबर, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड वाला कॉर्टेक्स किसको सप्लाई करेगा? राइट साइड वाली मसल को सप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब इतना आप समझ लें, राइट साइड ऑफ सेरिबेलम जो है राइट साइड ऑफ उसको कंट्रोल कर रहा है, बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, पर लेफ़्ट साइड ऑफ कॉर्टेक्स के थ्रू कर रहा है, ठीक है। मतलब सेरिब्रम जो है कॉन्ट्रालेटरल बॉडी को वो करता है, सप्लाई करता है, और सेरिबेलम जो है एप्सिलेटरल को करता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्लिनिकल पॉइंट ये है, अगर कोई भी मतलब किसी भी साइड, अगर राइट साइड कोई सेरिबेलम में लीन होगी तो राइट साइड वाले ही सिम्टम आएंगे। अगर लेफ़्ट साइड अगर लीन होगी सेरिबेलम में तो लेफ़्ट साइड वाले ही सिम्टम आएंगे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब लीन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लीन कोई भी हो सेरिबेलम में तो क्या होगा? मसल कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा था, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, तो सेरिबेलम मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा था। अगर कोई भी लीन वहाँ पे होगी तो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन होगी? नहीं होगी, ठीक है। अगर मूवमेंट कोऑर्डिनेशन ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एटेक्सिया, ठीक है। एटेक्सिया इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल, ठीक है। अब इसके जो है 3 कॉजेज़ हो सकते हैं बेसिकली। ये सेंसरी भी हो सकती है, सेरिबेलर भी हो सकती है, और वेस्टिबुलर भी हो सकती है। ये 3 इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। अब हमारा कंसर्न, अब हम तो पढ़ रहे हैं सेरिबेलम के बारे में, तो हमारा कंसर्न जो है सेरिबेलर एटेक्सिया की तरफ है, ठीक है। हम सेरिबेलर एटेक्सिया को पढ़ेंगे। अब सेरिबेलर एटेक्सिया मैंने आपको बताया कि इसका होता है, एक तो उसके पार्ट्स थे, एक तो वर्मिस पार्ट था, उसके बाद इंटरमीडिएट या पेरावर्मिस वाला पार्ट था, उसके बाद लेटरल सेरिबेलर हेमिस्फेयर वाला पार्ट था, ठीक है। और उसके जो है 3 लोब्स थे, एक एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब और फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, ठीक है। अब वर्मिस वाला जो पार्ट था, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, एक तो आई मूवमेंट करवा रहा था, और दूसरा जो है ईयर वेस्टिबुलर जो ईयर का उसका फंक्शन था बैलेंस का, ठीक है। ये उसका था फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब का। अब अगर वर्मिस पार्ट अगर डैमेज होगा, ये वर्मिस तो ट्रंक या एक्सियल स्केलेटन को सप्लाई कर रहा था, अगर उसका डैमेज हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब उसका पेरावर्मल जोन जो था वो सप्लाई कर रहा था, वे पेरावर्मल जोन और लेटरल हेमिस्फेयर हम दोनों को साथ में लेते हैं, ठीक है। अगर सेरिबेलर हेमिस्फेयर या पेरावर्मल जोन उसका लीन हो तो लिम्स की एटेक्सिया होगी, प्लानिंग वगैरह उसमें जो होती डिस्फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और सेरिबेलर एटेक्सिया या सेरिबेलर लीन से सेरिबेलर एटेक्सिया होता है, ठीक है। लीन इन सेरिबेलम लीडिंग टू फीचर्स ऑफ एटेक्सिया, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे सेंट्रल कोई लीन हो, जैसे मैं आपको पिक्चर दिखा दूं, सेंट्रल लीन, ये देखें
फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल लियन, सेंट्रल में क्या क्या आ रहा है, एक तो वर्मिस वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, वर्मिस और फ्लोक्यूलो वर्मिस पार्ट आ रहा है, एक तो प्राइम एंटीरियर लोब का और दूसरा पोस्टीरियर लोब का और दूसरा फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब भी इसमें सेंट्रल पार्ट में आता है, ठीक है। ये आ रहा है सेंट्रल पार्ट में। अगर इसकी देखें लीजन हो जाए, ठीक है, अब लीजन हो जाएगी, एक तो वर्मिस पार्ट जो है वो डैमेज उसकी लीजन होगी और फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब की लीजन होगी। अब अगर फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब की लीजन हो, मैंने आपको बताया फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब कहाँ सप्लाई कर रहा था, एक तो आँख को सप्लाई कर रहा था और दूसरा बैलेंस करवा रहा था वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के थ्रू, ठीक है। अब अगर फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब का डैमेज हो जाएगा, कोई लीजन हो जाएगी, तो इसके फीचर आएंगे, निस्टिग्मस आएगा, आँखें मतलब बार बार झपकेंगी, ठीक है, मतलब लिड नहीं, जो आँख का आई बाल होता है वो बार बार या तो वर्टिकल मूवमेंट होगी या तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, उसको कहते हैं निस्टिग्मस। अब अगर बैलेंस सही नहीं करवाएगा, वर्टिगो होगा, ठीक है, दिमाग हमारा घूमेगा, उसके साथ नोज़िया वोमिटिंग भी होगी। अगर वर्मिस वाला पार्ट डैमेज होगा, वर्मिस सप्लाई कर रहा था ट्रंक वाली मसल को, एक्सियल स्केलेटन को, अगर एक्सियल स्केलेटन अगर ट्रंक को सप्लाई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ट्रंकल एटेक्सिया होगी। अब ट्रंकल एटेक्सिया में क्या होगा, बंदा जो है इंडिपेंडेंटली मतलब अपने पैरों पे इंडिपेंडेंटली खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको कभी राइट साइड गिरेगा, कभी लेफ़्ट साइड गिरेगा, ठीक है, उसका मतलब उस तरह के फीचर्स आएंगे। दूसरा, जब कभी भी घूमेगा वो बंदा, ठीक है, ड्रंकन गेट उसका मतलब होगा या वाइड बेस्ड गेट, ठीक है, ये गेट उसमें नज़र आता है ट्रंकल एटेक्सिया में। और दूसरा, स्कैनिंग ऑफ स्पीच नज़र आएगी मिलेगी हमें इसमें सेंट्रल एटेक्सिया में, सेंट्रल एटेक्सिया, ठीक है, या इसको कहते हैं ट्रंकल एटेक्सिया, ठीक है, ये उसकी हो गई सेंट्रल लियन। अगर कोई लेटरल लियन हो, लेटरल लियन मतलब सेरिबेलर हेमिस्फेयर की या पेरावर्मल जोन की, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से फीचर आएंगे। अब पेरावर्मल जोन जो था वो लिम्स के साथ रिलेटेड था और सेरिबेलर हेमिस्फेयर जो है कोई भी मतलब प्लानिंग के साथ इन्वॉल्व थी। प्लानिंग मतलब कि कितना हमें मूव करना है, किस तरह मूव करना है हमारा हैंड, ठीक है, उसके साथ थी। ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब देखें, अगर लिम्स के साथ जो है इसकी जो है मूवमेंट ख़राब हो जाएगी, लेटरल जोन की लेटरल लियन हो जाएगी या सेरिबेलर हेमिस्फेयर या की लियन हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा लिम्स एटेक्सिया, ठीक है। अब लिम्स एटेक्सिया में क्या होता है ये देखें, एक तो इंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं, एक होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर, वो तो पार्किंसन में होते हैं, ये आप याद रखिएगा। एक होते हैं इंटेंशन ट्रेमर, मतलब कि रेस्टिंग में भी इसके ट्रेमर होंगे, ठीक है। एक लेटरल अगर लियन हो तो उसमें इंटेंशनल ट्रेमर होंगे, जिस साइड का उसका वो जिस साइड का सेरिबेलम उसका डैमेज होगा, बंदा उस साइड बार बार गिरेगा। डिसनर्जिया, डिसमेट्रिया, डिसडाइनोकाइनेसिया होगा। अब डिसनर्जिया क्या होता है, उस साइड की लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। अब जिस उसकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होगी। डिसमेट्रिया क्या होगा, जैसे रेंज ऑफ मोशन, अगर जैसे हमारे सामने जो है पेन पड़ी हुई है, हम उसको जज नहीं कर पाएंगे कि कितना जो है डिस्टेंस उसके और हमारे हाथ के बीच में, तो रेंज ऑफ मोशन जो है पूरा डिस्टर्ब होगा, उसको कहते हैं डिसमेट्रिया। डिसडाइडोकाइनेसिया मतलब कि रैपिड अल्टरिंग मूवमेंट जो होती हैं, रैपिडली अल्टरिंग मूवमेंट जो हम एग्जामिनेशन में चेक करते हैं, वो इसकी सही नहीं होंगी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये हम रिपीट कर लेते हैं। एक तो थी सेंट्रल लियन, सेंट्रल लियन से वर्मिस और फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब जो है डैमेज हो रहा था। अब वर्मिस पार्ट अगर डैमेज होगा तो उससे ट्रंकल एटेक्सिया हो जाएगी, बंदा अकेले से खड़ा नहीं हो पाएगा, बार बार गिरेगा और उसका गेट मिलेगा वाइड बेस्ड गेट, या इसको कहते हैं ड्रंकन गेट, और स्कैनिंग ऑफ स्पीच उसमें मिलेगी।
फ्लैक्यूलर नोडुलर लोब अगर डैमेज होगा तो उसमें निस्टेगमस मिलेगा, वर्टिगो, नोजिया, वोमिटिंग मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं लेटरल लियन में या फिर लिम्स एटेक्सिया में। अब उसमें क्या मिलेगा, इंटेंशनल ट्रेमर मिलेंगे, फॉल ऑन अफेक्टेड साइड, मतलब बंदा बार बार गिरेगा, डिस्नर्जिया, डिस्मेट्रिया, डाइडोकाइनेजिया मिलेगा। ये हमें फीचर्स मिलते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया, एक होता है सेंसरी एटेक्सिया, दूसरा होता है सेरिबेलर एटेक्सिया। सेंसरी एटेक्सिया और सेरिबेलर एटेक्सिया को हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। हम इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं कि ये सेंसरी है या ये सेरिबेलर है। हम क्या करते हैं, बंदे की जो है आंखें बंद करवाते हैं, ठीक है, और उसको चलने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही हम किसी की आंखें बंद करवाएंगे तो बंदा वो गिर जाएगा, ठीक है। अगर वो गिर जाए उसको कहेंगे रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव। अगर रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव हो तो मतलब सेंसरी एटेक्सिया है, ठीक है। अगर सेरिबेलर एटेक्सिया होगी तो अगर हम आंखें बंद कराएं, खुली रहने दें, उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं होगा, वो गिरेगा ही गिरेगा। आंखें खुली होंगी तब भी गिरेगा, आंखें बंद होंगी तब भी गिरेगा, ठीक है। ये रोमबर्ग टेस्ट होता है, ये इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ हेरेडिटरी एटेक्सिया, ठीक है। मैंने आपको बताया एक सेंसरी होती है, दूसरी सेरिबेलर होती है, तीसरी होती है वेस्टिबुलर। अब कुछ होती हैं हेरेडिटरी एटेक्सिया भी होती हैं, ठीक है। हेरेडिटरी एटेक्सिया का क्या मतलब है, जो कि जेनेटिकली हम ट्रांसफ़र होती हैं बंदे में, या फिर मतलब म्यूटेशन की वजह से हो सकती हैं, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। अब म्यूटेशन की वजह से या जेनेटिक हेरेडिटरी जो होती हैं उससे क्या होता है, सेरिबेलम को कोई डैमेज हो जिसकी वजह से फीचर्स ऑफ एटेक्सिया आते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर काजिंग डैमेज टू सेरिबेलम एंड नर्वस सिस्टम लीडिंग टू फीचर्स ऑफ एटेक्सिया, ठीक है। अब ये हेरेडिटरी जो होती हैं दो टाइप्स की हो सकती हैं, एक तो होती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, दूसरी होती हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। हम ऑटोसोमल रिसेसिव को ही पढ़ेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव में आती हैं, एक फ्रेडरिच एटेक्सिया होती है और दूसरी होती है एटेक्सिया टेलेंजिटेक्सिया। अब फ्रेडरिक एटेक्सिया में क्या होता है, बेसिकली फ्रेडरिक एटेक्सिया में जेनेटिकली म्यूटेशन की वजह से हो रही है ना, तो इसमें म्यूटेशन होती है फ्रेक्सिटिन जीन की। फ्रेक्सिटिन जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है, ठीक है। अब उसकी अगर म्यूटेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, GAA न्यूक्लियोटाइड जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड है वो उसकी रिपीटेशन होगी। ये नॉर्मली जो होती है तकरीबन 5 से 30 बार जो नॉर्मली रिपीट होता है, ठीक है। नॉर्मली इसकी रिपीटेशन होती है, पर एबनॉर्मली इसकी रिपीटेशन हो जाए फ्रेक्सिटिन जीन की वजह से 100 बार हो गई, 1000 बार हो गई, 10,000 बार हो गई, ठीक है। तो ये म्यूटेशन की वजह से GAA न्यूक्लियोटाइड की एक्सपेंशन हो जाती है, उसकी वजह से फ्रेडरिच एटेक्सिया होती है। अब ये किस तरह डेवलप होती है मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मल कंडीशन को पहले देख लेते हैं। नॉर्मली जो फ्रेक्सिटिन जीन होता है उसकी नॉर्मल लेवल होती है, जो कि नॉर्मल लेवल में GAA न्यूक्लियोटाइड बनाती है, जो कि 5 से 30 बार हो सकता है उसकी रिपीटेशन। अब फ्रेक्सिटिन जो उसका जीन बनाता है, उसकी फ्रेक्सिटिन जो है कंबाइन करती है कॉपर। अब कॉपर आयरन के साथ एज अ कोफैक्टर जो है आयरन के साथ जो है फ्रेक्सिटिन जीन बाइंड करता है, ठीक है। और उसके रिज़ल्ट में क्या बनेगा, आयरन सल्फ़र क्लस्टर बनेंगे। आयरन सल्फ़र क्लस्टर जो फ्लेक्सिटिन जीन बाइंड करते हैं आयरन के साथ, तो उसकी वजह से आयरन सल्फ़र क्लस्टर बनते हैं। अब आयरन सल्फ़र क्लस्टर जो हैं एक एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसका पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मली लेवल में होंगी, नॉर्मली फंक्शन करेंगी आयरन सल्फ़र क्लस्टर नॉर्मल जो है अपना एंजाइम की फॉर्म में, तो नॉर्मल जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती रहेगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP प्रोडक्शन होगी, ठीक है, नॉर्मली होगा।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, जैसे फ्लेक्सेटिन जीन की म्यूटेशन हो गई, तो वो नॉर्मल लेवल में नॉर्मल वाला जो फ्लेक्सेटिन है वो नॉर्मल लेवल में नहीं होगा, ठीक है। अब नॉर्मल लेवल में नहीं होगा, उसकी GA ट्राइन्यूक्लियोटाइड की रिपीट ज़्यादा ही एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो आयरन सल्फ़र क्लस्टर जो हैं बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल फ्लेक्सेटिन है, ठीक है। एबनॉर्मल फ्लेक्सेटिन आयरन सल्फ़र क्लस्टर नहीं बना रहा, नॉर्मल वाला बना रहा था। अब आयरन सल्फ़र क्लस्टर नहीं बन रहे, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम काम कर रहा था आयरन सल्फ़र क्लस्टर, वो करेगा नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे नहीं होंगे, ATP प्रोड्यूस नहीं होगी, और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये आप याद रखिए। और दूसरा, आयरन अगर यूज़ नहीं हो रही, ठीक है, तो उसकी जो है लेवल थोड़ी सी बढ़ेगी। अब वो बढ़ेगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन रेडिकल बनाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन रेडिकल बनाएगी तो वो DNA को डैमेज कर सकती है, ठीक है। दोनों कंडीशन आप साथ में रखें, एक तो एनर्जी कम हो रही है, और दूसरा DNA का डैमेज हो रहा है ऑक्सीजन रेडिकल के थ्रू। अब ये चीज़ें अगर वहाँ पे हों, नर्वस सिस्टम में ख़ास करके ये चीज़ें, फ्लेक्सेटिन का काम होता है एक तो नर्वस सिस्टम वाले सेल में, और दूसरा पेनक्रियाज में, और तीसरा होता है कार्डिक मायोसाइट में। अब आप याद रखें, नर्वस सिस्टम के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं ना, आप नर्वस सिस्टम याद रखें। अगर नर्वस सिस्टम में एनर्जी की डिप्लीशन हो जाए, ऑक्सीजन रेडिकल बने, तो ये क्या करवाएगा, दोनों जो हैं सेल की डेथ करवाएंगी, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है सेल की डेथ होगी, सेरिबेलम की डेथ होगी, ये स्पाइनो सेरिबेलर जो ट्रैक था, डोर्सल कॉलम ट्रैक था, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक था, ये सारे ट्रैक जो हैं ख़राब हो जाएंगे, तो क्या होगा, एटेक्सिया वाले सिम्टम आएंगे, सेंसरी लॉस, पूरे मतलब सिम्टम आएंगे। एक तो होते हैं सेरिबेलर, अगर सेरिबेलम वाले फाइबर अगर डैमेज हो, सेरिबेलम डैमेज हो, तो उसमें प्रोग्रेसिव एटेक्सिया होगा। और दूसरा सेंसरी फाइबर अगर डैमेज हो, तो उसमें प्रोप्रोसेप्शन, लॉस ऑफ वाइब्रेशन, पोजीशन, सेंसेशन, ये सारी चीज़ें लॉस होंगे, ठीक है। मतलब सेरिबेलर और सेंसरी एटेक्सिया दोनों मिक्सअप होती हैं, ठीक है। और दूसरा, दूसरे फाइबर भी तो जाहिर सी बात है डैमेज होंगे ना, तो अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, दोनों के मतलब मिक्सअप वाले सिम्टम आते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सेटिन जो जीन था, एक तो हार्ट में भी था। अगर हार्ट में इस तरह होगा तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। अगर पेनक्रियाज में ये इस तरह होगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसकी एसोसिएशन पेस केवस से है, स्कोलियोसिस से है, और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी और डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। ये हो गया हमारा हेरिडिटरी फ्रेडरिच एटेक्सिया। इसके बाद आता है एटेक्सिया टेलेंजेटेक्सिया। अच्छा, इसमें क्या है ये देखें, एटेक्सिया में ज़ाहिर सी बात ये हेरिडिटरी है, तो इसमें म्यूटेशन होती है ATM जीन की, ठीक है। ATM जीन की म्यूटेशन होगी। अब ATM जीन का नॉर्मली फंक्शन क्या था, जैसे कोई रेडिएशन आती हैं, डेली लाइफ में रेडिएशन लगती रहती हैं हमारे DNA को। अगर कोई रेडिएशन DNA को डैमेज कर रही हैं, DNA जो है दो टुकड़ों में जो है तकसीम हो रहा है, ATM जीन आके उनको जो है रिपेयर करवाती थी, उनको साथ में मिलाती थी। अगर म्यूटेशन हो जाए ATM जीन की, तो DNA रिपेयर होगा नहीं होगा, तो सेल की अपप्टोसिस हो जाएगी। अब CNS में अगर इस तरह कोई हो, तो सेरिबेलर एट्रोफी होगी और एटेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। यह चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं एटेक्सिया टेलेंजेटेक्सिया। अब एटेक्सिया इस नाम से याद रखें, क्लिनिकल फीचर, एटेक्सिया का मतलब है, एक तो एटेक्सिया वाले सिम्टम आएंगे, टेलेंजेक्टेसिया मतलब कि डायलेटेड वेसल। अब डायलेटेड वेसल आई की में भी हो सकती हैं, स्किन में भी हो सकती हैं, ईयर में भी हो सकती हैं, एटेक्सिया टेलेंजेटेक्सिया। तीसरा होता है रिकरेंट, उसको इन्फेक्शन होंगे और IgA एंटीबॉडी कम होगी। ये इसका ट्रायड होता है, एक तो एटेक्सिया होगा, दूसरा टेलेंजेक्टेक्सिया होगा, और दूसरा इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी में मतलब रिकरेंट इन्फेक्शन और IgA एंटीबॉडी कम होगी।
ये इसका ट्रायड होता है। अब इसमें जो एटेक्सिया टेलेंजियोटेक्सिया में रिस्क ऑफ ल्यूकीमिया लिम्फोमा ज़्यादा होता है। और इसकी अगर हम डायग्नोसिस बनाएंगे अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन ये पता नहीं क्यों अभी तक साइंसदान को किसी को पता नहीं चला कि अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन क्यों बढ़ता है, पर एटेक्सिया टेलेंजियोटेक्सिया में उन्होंने देखा है कि AFP बढ़ा हुआ होता है। और दूसरा इम्यूनोग्लोबिन कम होंगे, IgA इम्यूनोग्लोबिन, और जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सेरिबेलम का पार्ट। अब हम बुक से देख लेते हैं। सेरिबेलम मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ये था सेरिबेलम पीछे वाले पार्ट में। ये इसका फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलेट करता है मूवमेंट को, कोऑर्डिनेशन करवाता है, बैलेंस करता है, पोस्चर करवाता है, ठीक है, टोन मेंटेन करता है, ये इसके काम होते हैं। इप्सिलेटरल प्रोप्रोसेप्शन इंफॉर्मेशन आती है इसको इस इन्फीरियर पोडंकल के थ्रू, जैसे स्पाइनल कॉर्ड से आती है और जो वेस्टिबुलोकोक्लियर न्यूक्लियस से आती हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आती हैं। उसके बाद डीप न्यूक्लियाई से इसके पास होते हैं डोंट ईट ग्रीजी फूड, ये निमोनिक लिखा हुआ है, डेंटेड न्यूक्लियस सिम्बोलिफॉर्म ग्लोबोस वेस्टिजियल लेटरल टू मीडियल हम जा रहे हैं, इससे आउटपुट फाइबर निकलते हैं। वर्मिस वाला जो जोन होता है वो एक्सियल स्केलेटन को कंट्रोल करता है, और पेरावर्मिस वाला जोन जो होता है वो कंट्रोल करता है लिम्स को। लेटरल हेमिस्फेयर वाला, इसमें जो लेटरल एक तो लिखा हुआ है वर्मिस वाला और हेमिस्फेयर वाला लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट जोन इसके में नहीं लिखा हुआ, आप याद रखिएगा। ठीक है, टेस्टिंग के थ्रू हम देख सकते हैं इसको कि सेरिबेलम सही है या नहीं। रैपिड अल्टरिंग मूवमेंट, जैसे हाथ हम दूसरे हाथ पे रखवाएं, एक तो सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन रैपिडली हम करवाएं, अगर फंक्शनिंग नहीं होगी तो वो जो है ख़राबी हो जाएगी, रैपिड अल्टरिंग मूवमेंट नहीं कर पाएगा। नोज फिंगर टू नोज़, अब हम फिंगर जो है आगे की तरफ रखेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे अपने नोज़ से और उसके फिंगर के हाथ रखें। ठीक है, ये हम एग्जामिनेशन में मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूँगा। हील टू शिन करवाएंगे और गेट देखेंगे, इंटेंशनल ट्रेमर उसमें है या नहीं वो चीज़ें हम देखेंगे। बेसिकली इंटेंशनल ट्रेमर इसमें होते हैं और दूसरे ट्रेमर होते हैं पार्किंसन में। ये प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन आती है स्पाइनल कॉर्ड के तरफ, इस इन्फीरियर पोडेंकल के थ्रू। इनर ईयर की इन्फॉर्मेशन भी पोडेंकल के इन्फीरियर पोडेंकल के थ्रू आती है। कॉर्टेक्स से कोई भी प्लानिंग हम कर रहे होते हैं तो मिडिल पोडेंकल के थ्रू आती है। डीप न्यूक्लियस उसके बाद एक पूरी इन्फॉर्मेशन कंक्लूड होती है और आउटपुट इन्फॉर्मेशन जाती है सुपीरियर पोडेंकल के थ्रू कॉन्ट्रालेटरल जो कॉर्टेक्स के पास। ठीक है, थैंक यू।